हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो करंट अफेयर की आज क्लास करने से पहले बस एक बात याद रखना है, लगातार मेहनत, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपके हाथ में, दिस इज़ फॉर श्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली वर्ल्ड टीनियस्ट फ्रॉग डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे छोटा फ्रॉग कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना बेटा जिसको आपको सिर्फ रट्टा करना है, फैक्ट को सिर्फ रट लेना है, उसमें कोई कंसेप्ट, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सिलेबस है पढ़ने को। तो वर्ल्ड में सबसे टीनियस्ट फ्रॉग कहाँ है? ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील की, हाँ, जब भी कोई कंट्री अगर पढ़ रहे हो, कोई प्लेस आता है तो उसको थोड़ा सा मैप में देखना है। यहाँ पे आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अगल बगल में थोड़ी सी कंट्रीज देख लेना। ये पैसिफिक आपका ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे पैराग्वे, ये बोलिविया है, उसके बाद आपका कोलंबिया यहाँ है, वेनेजुला इधर है, गयाना। तो इस तरीके से अगल बगल की बाउंड्री के स्टेट्स ज़रूर देखना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम ब्राज़ील, उन्होंने सबसे छोटा वर्टिब्रेट पाया है, ये स्मॉलेस्ट है, इसको वर्टिब्रेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि सबसे छोटा फ्रॉग एंड स्मॉलेस्ट नोन एज, जो सबसे छोटा होता है उसको वर्टिब्रेट कहा जाता है। द एडल्ट मेल फ्रॉग बिलोंगिंग टू द ब्रैचियोफिलस जीनस फाउंड इन द एटलांटिक रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील। तो ये एटलांटिक रेन फॉरेस्ट रीजन में पाया गया है, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इसको वर्टिब्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियाज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सिक्योर्ड कैबिनेट अप्रूवल टू इंस्टीट्यूट एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर्ड इन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, जयपुर, इंदौर, नन ऑफ दिस। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, क्यों, किसके लिए दिया है? एक स्थापना हो रही है, एक अलायंस की, एक ग्रुप की, एक संस्था की, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित हुआ है? न्यू दिल्ली, जयपुर, इंदौर, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अगर हम बात करें इस कैट की, तो कैट में हमारे इंडिया में 7 कैट को हमने रीस्टोर, उसको कंजर्व करने का सोचा है, प्लान किया है। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइगर, लॉयन तक तो सबको याद होता है, लीपर्ड भी याद होता है, लेकिन आगे सारे चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो लीपर्ड में 2 लीपर्ड दोनों आएंगे, लीपर्ड भी आएगा, स्नो लीपर्ड भी आएगा, चीता आएगा, जैगुआर आएगा एंड प्यूमा आएगा, ठीक है। चलिए, ये अभी क्या हुआ था, 23 अप्रैल को, पिछले साल ही, जब बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट हुआ था, कर्नाटका पे इवेंट हुआ था, तब 50 साल हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 73 में स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में स्टार्ट हुआ, 23 में उसको 50 ईयर्स कंप्लीट हुए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट और दी थी, लॉन्च किया था इस अलायंस को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की भी बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा। रिसेंटली हु वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ फिनलैंड? अलेक्जेंडर स्टब, सॉली निनिस्टो, पेट्री ऑर्पो एंड नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि ना जब आप वनडे एग्जामिनेशंस देखते हो, जैसे अभी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, या एसएससी है, या टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम्स है, अगर करंट अफेयर है तो वो अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल डे, नेशनल डे, कोई बुक्स किसने लिखी है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए कोई भी इस तरीके की कंट्रीज के कुछ अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसको तो भैया रट लेना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर स्टब। अच्छा, इसके साथ ये भी रटने की ज़रूरत है कि उसने किसको रिप्लेस किया है। अगर हम अलेक्जेंडर की बात करें तो मार्च 3 अभी, यानी कि कल मार्च 3 को, आज 3 है, स्वॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड टेकिंग ओवर। अच्छा, ये पिछले साल की न्यूज़ है, लेकिन ये चर्चा में थी, इसीलिए ये इस बार मैंने ले ली।
was sworn in as the president of Finland, taking over from long-time former president Sauli Niinisto, who served 16 years at the helm. ठीक है, फिनलैंड के बारे में जानना था थोड़ा सा, उस कंट्री की इंपॉर्टेंस, उसकी लोकेशन। ये नॉर्दर्न यूरोप में है। फिनलैंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉर्दर्न एंड जियोग्राफिकली रिमोट कंट्रीज एंड इज सब्जेक्ट टू अ सीवियर क्लाइमेट। बहुत सीवियर क्लाइमेट होता है। 2/3 फिनलैंड की जो अगर आप लोकेशन देखो, इट इज़ ब्लैंकेटेड बाय थिक वुडलैंड्स, मेकिंग इट द मोस्ट डेंसली फॉरेस्टेड कंट्री इन यूरोप। जितने भी घनी जंगल हैं वो इस यूरोप की इस कंट्री में है। ये सबसे टॉप मोस्ट पे है। इसके जो बॉर्डर है वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप का, वो आपका रशिया के साथ ईस्ट में है। द गल्फ ऑफ बोथनिया एंड स्वीडन टू द वेस्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है। ये यूरोप है, ये आपका एशिया हो गया, इधर अफ्रीका है, यूरोप में नॉर्दर्न ये आपका फिनलैंड है। ठीक है, मेरा इस क्वेश्चन के पीछे ये पर्पस था कि आपको इस तरीके से मैप को थोड़ा सा देखना है। मेडिटेरियन सी है, जैसे टर्की है, टर्की दो किस सी के बीच में है, ऊपर ब्लैक सी है और इधर मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ईरान अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल। अब वो मिसाइल का नाम क्या है वो बताना है आपको। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल आना था। पार्स 1, शाहिब 1, फतेह 110, क्वाइम 1। मेरे ख्याल से इतनी सारी इसने मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, ये डोमेस्टिकली थी, प्योरली इंडिजिनस थी, इसलिए ये हाईलाइट में भी है। ईरान पे आपको पता ही है कितने सैंक्शंस हो जाते हैं। और इसका सही आंसर क्या है, पहले सही आंसर देखते हैं। पार्स 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। ईरान की अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो इसकी आर्सेनल मिसाइल जो है सबसे लार्जेस्ट है एंड मोस्ट डाइवर्स इन द मिडल ईस्ट है। पूरे मिडल ईस्ट में सबसे डाइवर्स जो है वो इसकी मिसाइल है। ईरान पॉजेस, इसने अभी तक मतलब ओवर मैक्सिमम या फिर ये कहें 3000 से भी ज़्यादा इसने बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके पास है। ठीक है, मैनी ईरानियन मिसाइल्स आर इनहेरेंटली कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर पेलोड्स विच हैज़ लॉन्ग बीन एन इंटरनेशनल कंसर्न। कहाँ तक इसका पेलोड, कितना न्यूक्लियर तक है, इसीलिए सभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सभी का कंसर्न हो जाता है जब जब ये मिसाइल छोड़ता है। ठीक है, ईरान की पोजीशन ये है, देखिए यहाँ पे ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, और इधर आपका कैस्पियन सी इधर है। देखो ईरान तो आपका ये है, ये सारी इराक, ये सारे इसके लगे हुए इसके साथ के कंट्रीज़ हैं। जैसे टर्की यहाँ पे है, अजरबैजान यहाँ पे है, इराक इधर है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर पर्शियन गल्फ है, ये कैस्पियन सी, ऐसे देखना है आपको। ठीक है, विच 2 कंट्रीज, हम सब जान रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सम्मेलन जो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ है, पूरे 4 दिन का था, बल्कि एक दिन एक्सटेंड किया गया। 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक चला, अबू धाबी में चला। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में इसका सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, 164 कंट्रीज़ का हुआ था। 2 नई कंट्रीज़ इसमें ऐड हुई हैं। वो 2 नई कंट्रीज़ कौन सी हैं? 165 एंड 166, कोमोरोस एंड टाइमर लेस्टे, पेंगू एंड ताइवान, किनमेन एंड मत्सू एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज कोमोरस एंड टाइमर लेस्टे। ठीक है, अगर इसका लोकेशन देखो तो आपका कोमोरस ये है अफ्रीका के पास इधर, और आपका टाइमर देखो तो वो ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे जहाँ न्यूजीलैंड आपका, ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ। ठीक है, ये इस वर्ल्ड मैप में देखो तो ये आपका इधर है कोमोरस, यानी अफ्रीका के पास, इंडिया के इधर। इंडिया के आप वेस्ट ले जाओ, यहाँ पे भारत है, भारत के वेस्ट, और भारत के ईस्ट यानी इधर इस साइड में आपका क्या है, इस टाइमर, इंडोनेशिया, मलेशिया उस तरफ की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन मुलरोनी पासिस अवे एट 84। देयर वाज अ पर्सन जिनकी अभी डेथ हुई है। ये किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ब्रेन मुलरोनी, कनाडा, फिनलैंड, स्पेन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज
कनाडा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी कल की न्यूज़ फ्राइडे की, सभी को पता होगा गूगल ने क्या किया, अपने प्ले स्टोर से 23 कंपनीज को रिमूव कर दिया, उसमें से 10 इंडियन कंपनीज थी, 10 भारत की कंपनीज थी, जो ज़्यादातर आपकी मैट्रिमोनियल साइट्स जैसे कि आपकी शादी.com है, आपका नौकरी.com है, ये सारी थी जिसमें जमकर बवाल हुआ, ब्लैक डे इंटरनेट का मनाया गया। अनुपम मित्तल ने इसका, जो शादी.com के फाउंडर हैं, उन्होंने काफ़ी आलोचना भी करी। तो ये उसमें एक कमीशन की बात आई थी। एक्चुअली क्या था, गूगल ने ये इन लोगों को वार्न करा था, गूगल मोनोपोली चलाता है, वो हाई चार्जेस लेता है, ठीक है, सर्विसेज की, इन जो भी उसके प्ले स्टोर में डाउनलोड होती हैं कंपनीज, उससे उसकी रेवेन्यू से सर्विसेज चार्जेस ज़्यादा लेता है, 15% से उसका 30% ब्रैकेट है, जो भी दूसरे ऑल्टरनेटिव मेथड पे जाओगे तो 11 to 26% है, ठीक है जी। अब इसकी तो जो थी इसकी फाइट, इसका जो था, इसका क्रिटिसिज्म 2-3 सालों से लगातार चलता आ रहा था। इंडियंस ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच भी किया अगेंस्ट ऑफ दिस मोनोपोली ऑफ द मार्केट और द कंपटीशन स्ट्रक्चर विच फॉलोड बाय गूगल इन इंडिया। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक बॉडी है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही है, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002, या तो कोई एक स्टेटमेंट सही होती है, या फिर देखिए ऑल ऑफ द अबव है, तो हो सकता है सारी हो, तो ये आपको देखना है। इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, यस, ऑल ऑफ द अबव। ये कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर आता है। इसका एम क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनफेयर है, जो कंपटीशन को एडवर्स इम्पैक्ट यानी नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, उसको रोकना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। तो जब भी कोई न्यूज़ में जो करंट अफेयर्स में आपका मुद्दा चल रहा है, अगर वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूछा है, तो उसके बारे में मान लो करंट में चला कि भाई 2 मेंबर्स जुड़े, तो आपको ये समझ लेना होगा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पे सेटअप है, इसका हेडक्वार्टर कौन है, क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, भारत ने किन किन मुद्दों पे इस बार अपनी चर्चा की है, ठीक है। और अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई थी 1300 करोड़ समथिंग की गूगल पे, तो आखिर ये सीसीआई क्या है, सीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉडी कैसी है, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इस तरीके के फैक्ट्स को ज़रूर पढ़ना है इधर उधर, मतलब एक एक टर्म से, एक एक टॉपिक से आप 5 से 6 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। अब फिर से आता है WTO का एक क्वेश्चन, फिर से मैंने बनाया। ये कैसी संस्था है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन, USA। इट हैज़ 158 मेंबर कंट्रीज, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, इसका पहले वाले क्वेश्चन में जब मैंने कहा 164 and 5 है ना, 5 and 6 जो आपके ऐड हुए हैं, यहाँ पे था ना ये क्वेश्चन, अगर आप देखो 165 एंड 166, तो जब ये 166 मेंबर कंट्रीज हैं, तो दिस इज फॉर श्योर कि ये भाई आपका 158 तो होगा नहीं, है ना। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, डी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। नाउ इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगी। सो चांसेस कहाँ पे बनते हैं, जिन बच्चों को नहीं याद है कि भाई ये एक इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि ट्रेड इसमें लिखा हुआ है, फॉर श्योर ये ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। और ये इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में नहीं है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड हुआ है 1 मार्च को, इसका बहुत ज़्यादा निचोड़ नहीं निकला, बहुत सक्सेसफुल जो अमेंडमेंट्स होने थे, जो चेंजेस आने चाहिए थे वो नहीं आए, ठीक है। और बहुत माइनर आउटकम के साथ ये एंड हुआ है।
इंडिया की जो डिमांड चली आ रही है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एज जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फार्मर्स की जो सब्सिडीज़ है, हम सब्सिडीज़ देना चाहते हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विच इज़ डोमिनेंट बाय द वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए, वो हमारे इस अगेंस्ट में है, नॉट हमारे ही, इवन उसको डेवलपिंग कंट्रीज से प्रॉब्लम है कि जो सब्सिडीज देते हैं अपने फार्मर्स को, वो क्या चाहता है कि मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट्स को, फूड ग्रेन्स को बेचा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, कंपटीशन लाया जाए, और जबकि वो अपने देश में अपने फार्मर्स को 200 मोर सब्सिडीज, हमारे यहाँ से 200 ज़्यादा सब्सिडीज देता है, 200 टाइम्स ज़्यादा देता है। अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो सोचो वो डबल से भी डबल, यानी उसका 200 टाइम्स मोर दे रहा है। तो ऐसा सब्सिडी देके तो उसका तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका एक्सपोर्ट होगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा। बट हमारे केस में जहाँ पे पुअर लोग ज़्यादा है, जहाँ फूड सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ पे हमें वो रोक रहा है, कहता है आपको सिर्फ अपने टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की, उसका सिर्फ 10% ही आपको सब्सिडी देना है। तो ये एक प्राइम इशू है, इसीलिए जो फार्मर प्रोटेस्ट था, अभी आप देखोगे 5-6 दिन पहले उनकी जो डिमांड थी वो यही थी कि एमएसपी तब तक लीगल नहीं होगा जब तक कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को हटा नहीं देता, उसके मेंबर से रद्द नहीं करता। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बात है। खैर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हैज इंट्रोड्यूस द फ्रॉम फार्म टू फॉक स्ट्रैटेजी in order to overhaul the agriculture sector? European Union, African Union, Food Corporation of India and Food and Agriculture Organization. तो सो करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, उसने एक स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया है इन ऑर्डर टू ओवरऑल दी एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा जाए तो वो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, थोड़ा उसका ट्रेडिशनल उसकी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि ये इसके अंदर कितनी है, 27 मेंबर कंट्रीज है। इट वाज क्रिएटेड बाय द मैस्ट्रिच ट्रीटी, ये नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में उसका कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये ट्रीटी के बारे में कुछ खास नहीं पूछने वाला है, बस एक मेन एम था कि इस 27 मेंबर्स के बीच में जो करेंसी चलती है वो सिंगल करेंसी चलती है, टू बूस्ट और यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पर्पस पॉलिसी, और ट्रेड को वो और प्रमोट करे। सोचो ना, एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर इंडिया को यूएसए से सामान खरीदना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पहले करेंसी चेंज होगी, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन में ये 27 मेंबर्स एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं तो वो एक्सचेंज रेट से बच जाएंगे, क्योंकि कॉमन करेंसी फॉलो होगी, वो है आपकी यूरो। ठीक है, ईयू को अवार्ड मिला था 2012 में नोबेल प्राइज फॉर पीस in the recognition of its efforts to promote peace and democracy in Europe. ये एक important fact है। ठीक है, so with this I concluded this session here. अगर कोई डाउट है you can ask in the comment box. Today I am going to create Telegram channel also, कि जो भी मैं यहाँ पे आपकी क्लास लूँगी उसको PDF को वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।